Hello, dear students. Welcome back to Hope Digital, the online platform of Hope Classes. कल वाले लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में कुछ बातें की थी कि एक रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम इनिशियल स्टेट में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है या एट द एंड भी आ सकता है। तो इक्विलिब्रियम आने का जो रीजन था वो हमने कल देखा था। और दूसरी बात, हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिस्कस किए थे इक्विलिब्रियम के, कि वहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट इक्वल बन जाती है। एवरी रिएक्शन स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। और भी हमने कुछ बातें की थी दैट इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस। साथ ही साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर एक रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीपल किया जाए तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स पावर ऑफ द इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और हमने बोला था कि अगर एक रिएक्शन को रिवर्स किया जाए तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स होता है, और अगर दो रिएक्शंस को ऐड किया जाएगा तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीपल हो जाता है। ठीक है ना। और लास्ट में हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन के बारे में कुछ बातें की थी। लॉ ऑफ मास सेक्शन जो एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, थ्योरेटिकल है, और रेट लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटल है। रेट लॉ में असल में हम पावर वो लगाते हैं, रिएक्टेंट्स का पावर वो लगाते हैं जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज होता है। और लॉ ऑफ मास सेक्शन में हम इनका एक्चुअल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन जो होता है वो ही स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर लगाते हैं। ठीक है ना। तो और हमने एक्टिव मास के बारे में कुछ बातें की थी, उसी को हम कैरी करके मान लीजिए हमने कल हमने एक रिएक्शन डिस्कस की, जैसे N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया। ठीक है। ये रिएक्शन को के ऊपर इस रिएक्शन पे अगर मैं लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई कर दूं तो एज पर लॉ ऑफ मास सेक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखिए, अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात करूं, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में भी आ सकती है, बैकवर्ड में भी आ सकता है। तो अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ N2 एक्टिव मास ऑफ H2, और इसका लग जाएगा इसका एक्चुअल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ 3 है। ठीक है ना। और एक्टिव मास ये गैसियस स्पीशीज है, नाइट्रोजन भी गैसियस है और हाइड्रोजन भी। तो मैं इस एक्टिव मास को इधर मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दूं या पार्शियल प्रेशर में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है ना। अब खैर, हमने फिलहाल के लिए ये सब चीजें तो हमने कल डिस्कस की थी। AN2 और AH2 एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन, ईच कंसंट्रेशन टर्म, ईच रिएक्टेंट टर्म रेज्ड टू पावर इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज पर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको मिलेंगे वही आपको पावर लगाना है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दूं तो दैट विल इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी KF, दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन, जो कि आप पार्शियल प्रेशर या मोलर कंसंट्रेशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना। दिस KF इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। ये 12th वाले टॉपिक में केमिकल काइनेटिक्स में इसके बारे में बहुत बातें होती है, रेट कांस्टेंट की फीचर्स के बारे में। वहां हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ते हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ते हैं, वहां पे इसके बारे में बहुत सारी बातें होती है। तो दिस विल बी फिलहाल के लिए हम इसको बोल सकते हैं फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, और वी कैन से रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। तो दोनों तरीकों से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाऊं, सिमिलरली बैकवर्ड के लिए देखिए रिएक्टेंट जो बनेगा वो अमोनिया बनेगा बैकवर्ड के लिए, और इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेगा। मतलब अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड में ली जाए तो इसका जो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ अमोनिया, एक्टिव मास ऑफ NH3, एक्टिव मास इसका लग जाएगा पावर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ, तो अमोनिया भी गैसियस फॉर्म में है, आप अमोनिया का पार्शियल प्रेशर या मोलर कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू KB विल बी द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, और वी कैन से यहाँ पे हम पहले इस अमोनिया, एक्टिव मास ऑफ अमोनिया को लिख सकते हैं। तो दिस KB विल बी इक्वल टू, ये था फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, दिस विल बी बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, दिस विल बी बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, और आई कैन से रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हर किसी रिएक्शन के लिए वैलिड है, जो भी एक रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। वैसे हमने कल ही बात की थी कि हर एक रिएक्शन एक्चुअल में रिवर्सिबल होता है, बट एक्सटेंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी वेरीज। किसी में रिवर्सिबिलिटी का एक्सटेंट ज्यादा होता है तो किसी में कम, बट इन जनरल हम हर एक रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल ही होती है। अच्छा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसके लिए मैं लिख दूं, इसके लिए मैं लिख सकता हूं
इसका मतलब ये है, मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ KF इनटू नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन में लिखूंगा फिलहाल के लिए, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, या मैं इसको पार्शियल प्रेशर से भी डिनोट कर सकता हूं जो हमने बातें कल की हुई है, और यहां पे इसका Q इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना है, दैट इज KB, और इसका अमोनिया का कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर है ना, तो स्क्वायर। तो अगर मैं ये KF डिवाइड बाई KB कर दूं, KF ये KB कर दिया डिवाइड, तो दिस विल बी इक्वल टू अमोनिया की कंसंट्रेशन स्क्वायर डिवाइड बाई नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन पावर 1 और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पावर 3। इस KF by KB को, व्हाट इज KF? KF is the forward rate constant, that means rate constant for forward direction, and KB is the rate constant for backward direction, ठीक है ना। तो KF by KB के रेशियो को हम बोल सकते हैं, this is called as equilibrium constant, this is called as KEQ, EQ is that is equilibrium constant, equilibrium constant, that is actually rate constant for forward direction डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। फर्क कुछ नहीं है, बट हमने यहाँ पे हमें पता है दिस अमोनिया, देखिए इस रिएक्शन के लिए अमोनिया प्रोडक्ट है, आई कैन से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू पावर इक्वल टू देयर एक्चुअल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये पावर लग जाएगा और यहां भी पावर लग जाएगा, यहां भी आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर लगाना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और यहां भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब यह है कि अगर एक रिएक्शन आएगा, मान लीजिए A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B कन्वर्ट हो रहा है C मोल्स ऑफ C में, तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूं, या प्लस ऐड कर रहा हूं मैं D मोल्स ऑफ D। इसके लिए मैं K इक्विलिब्रियम अगर डिफाइन करूंगा, दैट विल बी K फॉरवर्ड equilibrium constant for forward, rate constant for forward direction by rate constant for backward direction, or forward rate constant by backward rate constant, that will be equal to concentration of C power C, concentration of D power D divided by reactant की concentration, that is A की concentration और B की concentration, each concentration term raised to power equal to their stoichiometric coefficients, है ना। तो किसी भी रिएक्शन के लिए आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम या तो आप डायरेक्टली लिख दो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, हर एक कंसंट्रेशन का आपने पावर लगाना है इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, या आप ऐसे फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट पे बैकवर्ड रेट कांस्टेंट से भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसके एप्लीकेशंस जो इक्विलिब्रियम के एप्लीकेशंस है उसमें हमें अच्छी खासी डिस्कस करना है KF by KB के साथ, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे जाएंगे, अगला हमारा टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब तक जो हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस किया हुआ है, अब तक हमने कल वाले लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट के बराबर, रेशियो के बराबर होता है, इसी के बारे में। देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। पहली बात हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर पे, क्योंकि K1 भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, K2 भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो K इक्विलिब्रियम फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, K इक्विलिब्रियम फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। K इक्विलिब्रियम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए K इक्विलिब्रियम सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो K इक्विलिब्रियम चेंज होगा, अदरवाइज K इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यह है, दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर यह है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये सही पॉइंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, बहुत सही पॉइंट है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आई कैन से, तो मोर एक्यूरेटली आई विल से initial concentration of reactants, initial concentration of reactants, or we can say volume of vessel, volume of vessel पे भी ये डिपेंड नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया एक रिएक्शन जो हमने इससे पहले रिएक्शन लिखी थी, सपोज मैं फिर से लिख रहा हूँ ये रिएक्शन, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B कन्वर्ट्स टू मान लीजिए C मोल्स ऑफ C, ये एक रिएक्शन है। इसमें जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे, K इक्विलिब्रियम आप देखेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C by concentration of A power A into concentration of B power B। अब A, B और C, देखिए K इक्विलिब्रियम आपको कभी भी, देखिए ये रिएक्शन करने का तरीका जो है ना, मैंने लिखा A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स C मोल्स ऑफ C। मैं कहता हूं
कि इसका कभी भी ऐसा मतलब नहीं है कि ए और बी ही मिलके कन्वर्ट हो रहे हैं सी में। ये डिपेंड करता है कि आपने रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखी है ऑन पेपर, आप कैसे लिख रहे हो एक रिएक्शन को, ये इस पे डिपेंड करता है। ये जस्ट हमें ये बताता है कि अगर आप रिएक्शन को इस तरीके से लिखेंगे तो जब के इक्विलिब्रियम हमें सिर्फ ये बताता है कि अगर रिएक्शन इस तरह से आप लिख रहे हो, इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन दिस वे, देन K equilibrium will just tell you the ratio of concentration of product divided by concentration of reactant, nothing else. That means कि अगर एक रिएक्शन A कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे लिखा हुआ है A B में जा रहा है, K equilibrium आपको A पे डिपेंड नहीं करेगा, वो B की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ना ये बताएगा कि रिएक्शन A से B जा रही है या B से A जा रही है ना। तो ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि जब रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया, सुनना मेरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो इक्विलिब्रियम आपके इक्विलिब्रियम आपको जस्ट ये बता रहा है कि व्हेन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, व्हेन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई उस वक्त बी और बी और ए की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आपको के इक्विलिब्रियम देता है। K equilibrium just tells us about the ratio of concentration of products divided by concentration of reactants at equilibrium। यानी कि जब सिस्टम में कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट बन जाती है, जब सिस्टम में एक ऐसा स्टेट आता है जिस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उस स्टेट पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का जो रेशियो होता है, वो रेशियो का आइडिया हमें के इक्विलिब्रियम देता है। अदरवाइज के इक्विलिब्रियम इस चीज पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियली आपने कितना रिएक्टेंट लिया है कुछ भी नहीं बता पाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल इस पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम आने पे मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट्स दे दूं आपको, दैट इज द ये असल में काम होता है किसका, इक्विलिब्रियम का। और आई कैन से यहां मैं लिख सकता हूं के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन, के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, K equilibrium depends upon the representation of chemical reaction on paper। आप ऑन पेपर रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, K equilibrium उसी तरह से अपने आपको एडजस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिखा A कन्वर्ट्स टू B, एक मैंने ऐसा पेपर पे लिखा A कन्वर्ट्स टू B, और मैं आपको बोल रहा हूँ K equilibrium करके दो, आप बताएंगे B कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। अब मैं इस रिएक्शन के लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूं, मैंने B को कन्वर्ट कर दिया A में, ऐसे लिख दिया रिएक्शन। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि बताइए, तो आप बता सकते हैं K इक्विलिब्रियम विल बी कंसंट्रेशन ऑफ A बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। इसीलिए मैं बोल रहा था कि K इक्विलिब्रियम आपको जस्ट बताएगा कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो क्या होगा कंसंट्रेशंस का व्हेन रिएक्शन रीचेस टू इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम हमारा कुछ ना इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है इस चैप्टर का, दैट इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हमारा ये सारा डिपेंड करता है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो अमाउंट है वो पार्शियल प्रेशर में लिया गया है, वो मोलर कंसंट्रेशन में लिया गया है। जैसे हमारे पास पहला जो टाइप है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, दैट इज केसी, दैट इज केसी। केसी हम तब यूज करते हैं, केसी वी कैन से व्हेन concentration of reactants and products is given, मतलब when amount of reactants and products is given in terms of concentration, that means when amount of reactants और products की जो amount दिया है वो concentration में दिया है, that's moles per liter में दिया है, तो I can use Kc when concentration of reactants and products is given, है ना। तो जब particularly concentration के बारे में बात की जाए, जैसे हमने लिखा Kc that will be equal to concentration of, suppose एक रिएक्शन ले लेते हैं हम, मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिया A moles of A converts to B moles of B, ऐसा मैंने रिएक्शन लिख दिया। इसके लिए अगर मैं Kc डिस्कस करूं तो Kc को मैं डिस्कस ऐसे करना है कि मुझे कंसंट्रेशन ऑफ B यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी, मतलब यहाँ B की कंसंट्रेशन पावर B डिवाइड बाय A की कंसंट्रेशन पावर A, है ना, ऐसा। तो मैंने B का अमाउंट और A का अमाउंट यहाँ पे कंसंट्रेशन लिया हुआ है, तब जाके मैं यूज कर सकता हूँ Kc, है ना। सिमिलरली दूसरी बात ये है, दूसरा जो टाइप है इसका दैट इज Kp, तो मैं यहां से लिख सकता हूं व्हेन प्रेशर इज गिवन, व्हेन प्रेशर, और वी कैन से व्हेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, या व्हेन गैसियस स्पीशीज आर टेकन, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं व्हेन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज गिवन। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब अगर गैसियस स्पीशीज है उस वक्त हम Kc यूज नहीं कर सकते, उस वक्त गैसियस स्पीशीज के लिए अगर पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है तो मैं Kp यूज कर सकता हूं। आई कैन राइट फॉर दिस रिएक्शन, आई कैन राइट इट एज Pb
पी बी पावर दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। मतलब जब हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, उस वक्त हम केपी यूज करेंगे। और भी कुछ टाइप्स होते हैं, थर्ड टाइप होता है और एक टाइप होता है दैट इज केसी नॉट, है ना, केसी नॉट। मेनली तो हमारे पास जो आने वाले टॉपिक्स होंगे यही दो यूज होंगे, केपी और केसी। केपी आप तब यूज करेंगे व्हेन अमाउंट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एंड केसी आप तब यूज करेंगे व्हेन अमाउंट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ पे, और पहले मैं इसको केपी और केसी को थोड़ा सा और अगर आगे लेके जाएं तो दिस कंसंट्रेशन ऑफ बी, देखिए ये कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, दैट इज मोल पर लीटर, है ना, पावर बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज मोल पर लीटर पावर ए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मोल पर लीटर पावर ऊपर क्या है बी, और यहां नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा बी माइनस ए। अब आप बी माइनस ए, थर्मोडायनेमिक्स में भी हम इसका अच्छा खासा यूज करते हैं इस बी माइनस ए का। मोल्स ऑफ बी का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो इसको हम बोलते हैं बच्चे डेल्टा एनजी, इसको बोलते हैं डेल्टा एनजी। अब नॉर्मली डेल्टा एनजी हम गैसियस स्पीशीज के लिए यूज करते हैं, इसीलिए मैं यहां से इसको बी माइनस ए छोड़ दे रहा हूं ऐसे, और ये मैं यहां पे डिस्कस करूंगा बिकॉज डेल्टा एनजी जो मेनली होता है दैट इज फॉर गैसियस स्पीशीज, है ना। जैसे यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, अगर मैं पार्शियल प्रेशर या तो मैं एटमॉस्फेयर में ले सकता हूँ, देखिए इसका एटीएम अगर एटमॉस्फेयर में है पावर बी, और इसका एटमॉस्फेयर और पावर क्या है यहाँ ए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एटमॉस्फेयर पावर बी माइनस ए। और या तो पार्शियल प्रेशर, मान लीजिए प्रेशर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ पास्कल, तो ऐसा भी यूनिट आएगा इसका पास्कल पावर बी माइनस ए, और या तो बार में भी आ सकता है बार पावर बी माइनस ए। और ये बी माइनस क्या है, बी माइनस ए है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मोल्स ऑफ बी क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और ए क्या, व्हाट इज ए, दिस इज मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स में हम कुछ इक्वेशंस डिस्कस करते हैं, जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ऐसा, या डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। वैसे यहाँ डेल्टा एन जी में बात करूं तो डेल्टा एन जी क्या होता है, यहाँ डेल्टा एन जी आप वहां कैसे निकाल रहे थे, वहां हम कैलकुलेट कर रहे थे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो बिल्कुल वही हमारा लॉजिक यहाँ भी लगता है। तो डेल्टा एन जी इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की मोल्स बी है, रिएक्टेंट की मोल्स ए है, तो बी माइनस ए हमारा बन जाएगा डेल्टा एन जी, एंड दिस विल बिकम एज पास्कल और बार और एटीएम पावर डेल्टा। अब मैंने पास्कल से बात की यहाँ से, ठीक है ना, डेल्टा एन जी, क्लियर। अब और एक बात है, ये तो हमारे दो टाइप्स हो गए जो बेसिक है, केपी और केसी, और भी इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे हमारे पास और एक टाइप है, थर्ड टाइप है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, दैट इज केसी नॉट। केसी नॉट जो है ना, केसी नॉट हम तब ले लेते हैं, इसका जो मेन एप्लीकेशन पार्ट है दैट इज इन थर्मोडायनेमिक्स, केसी नॉट एंड केपी नॉट। तो केसी नॉट हम तब यूज करते हैं जब हम, मान लीजिए हमने कंसंट्रेशन डिस्कस तो किया, मान लीजिए हम कंसंट्रेशन ऑफ बी कर रहे हैं पर मोल, 1 मोल कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए ऐसा, इसका वैल्यू तो वैसे सेम रहेगा बट ओनली यूनिट्स चेंज, सिर्फ यूनिट चेंज होता है, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब जब आप कंसंट्रेशन चेक कर रहे हैं पर मोल के कंसंट्रेशन में, है ना, पर मोल के रेफरेंस में, विद रेस्पेक्ट टू मान लीजिए आप बी की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं पर मोल कंसंट्रेशन, 1 मोलर कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, ए मोल कंसंट्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू 1 मोल कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज केसी नॉट, है ना। तो इसी तरह यानी कि स्टैंडर्ड टाइप है, इसमें जो आपका वैल्यू है, वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, बट जो यूनिट होगा, यूनिट्स इसमें चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 1 मोलर से आप डिवाइड कर रहे हो, तो 1 मोलर का भी बी माइनस ए बन जाएगा पावर, है ना। बहुत कम यूज होने वाला है इस चैप्टर में, मेन हमारे केपी और केसी है। तो फोर्थ पार्ट जो है ना, फोर्थ पार्ट है केपी नॉट। इसी तरह से केपी नॉट मतलब जब आप यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ, मान लीजिए आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर बी कर दिया, और इसको आप 1 बार के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, है ना, पावर बी, और यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ओके ये बी वाला मैं हटा रहा हूं, यहां से ये मैं हटा रहा हूं, दिस विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पर 1 बार के रेस्पेक्ट में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 1 बार के रेस्पेक्ट में पावर लग जाएगा ए, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज केपी नॉट। और फिफ्थ वाला है, और एक भी है केपीसी। केपीसी इसमें ये होगा कि व्हेन कंसंट्रेशन, व्हेन बोथ कंसंट्रेशन एंड प्रेशर इज गिवन,
ठीक है, मतलब व्हेन अमाउंट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ, आप इसको ऐसे लिख लेना, व्हेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ बोथ प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। जैसे चलिए इसके लिए एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे मैंने लिखा HCl गैस, HCl गैस, ये HCl कन्वर्ट हो रहा है किस में, H2 प्लस Cl2 में, ये गैस, या ऐसे HCl गैस, गैस नहीं ले रहे, यहां मैं लिख रहा हूं H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। ठीक है, देखिए यहां गैस भी आ गया और आयन भी आ गया। आयन्स का तो आपको पता ही है कि जब हम आयन्स का एक्टिव मास कैलकुलेट करते हैं, शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, वो हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और गैसेस का हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। जैसे अगर मैं यहां लिखूं तो दिस विल बी, रेट विल बी इक्वल टू, एक सेकेंड, ओके, तो रेट कैसे लिख सकता हूं मैं, रेट विल बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय यहां लग जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। HCl का पार्शियल प्रेशर में क्यों ले रहा हूं, बिकॉज HCl गैस है तो पार्शियल प्रेशर में लिख सकता हूं, या आपको मोलर कंसंट्रेशन भी। यहां देखिए ये तो मैंने कंसंट्रेशन लिख दिया, ये भी कंसंट्रेशन में लिख दिया, और ये मैंने प्रेशर से डिनोट किया। इसलिए के जब दोनों रिएक्शन, जब रिएक्शंस में दोनों होंगे, प्रेशर भी इन्वॉल्व होगा और कंसंट्रेशन भी, उस वक्त हम KPC यूज करते हैं, P प्रेशर के लिए और C कंसंट्रेशन के लिए। सिमिलरली और एक टर्म होता है KPC नॉट, आपको ये ज्यादा जरूरत नहीं है। मेनली हमारे पास जो मेन दो इंपॉर्टेंट है, दैट इज KP एंड KC, एंड वी आर गोइंग टू ट्राई द रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC। KP और KC के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन है, लेकिन इसके बेसिस पे बहुत सारे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस चैप्टर में। जैसे अपने पास मान लीजिए रिएक्शन है A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B कन्वर्ट्स टू C मोल्स ऑफ C, ऐसा कोई रिएक्शन है ना। तो इसमें अगर मुझे KP डिफाइन करना हो तो मैं क्या KP को कैसे डिफाइन करूं, KP को मुझे डिफाइन करना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C पावर C डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B पावर B, ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। बट वी नो दैट मुझे KP के साथ KC को भी यहाँ पे रिलेट करना है, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, एज यू नो दैट PV इक्वल टू nRT, ऐसा इक्वेशन आप सब जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो P बराबर N/V और RT, और ये प्रेशर बराबर होगा N/V। N/V इज नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, दैट इज कंसंट्रेशन। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट जो है इस चैप्टर में यूज होने वाला है, अभी आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। दैट इज कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में मोलैरिटी भी बोलते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू दैट इज कंसंट्रेशन, और यहां आएगा CRT, है ना, CRT। ठीक, अब जब P इक्वल टू CRT आ गया, C इज कंसंट्रेशन। सिमिलरली अगर मैं B के लिए, मान लीजिए C के लिए मैं बात करूं, सपोज मुझे C के लिए या किसी भी, मान लीजिए मैंने B के लिए बात की, प्रेशर ऑफ B दैट विल बी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ B इनटू RT। सिमिलरली मैं प्रेशर ऑफ A की बात करूं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू RT। मैं बात करूं PC C के लिए, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू RT। उसके बाद पार्शियल प्रेशर का पावर भी लग जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो देयरफॉर आई कैन राइट इट एज PB, अगर मैं B के लिए बात करूं, दैट इज PB विल बी इक्वल टू, ओके, अच्छा यहां KP पहले बात करते हैं। तो KP विल बी इक्वल टू, KP बराबर किसके, देखिए KP किसके बराबर है, KP किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ C डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B पावर B। देखिए C के रेस्पेक्ट में बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू RT डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ A दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A RT, है ना। पावर लग जाएगा A, और यहां क्या पावर लग जाएगा, यहां पावर लग जाएगा C, और ये कंसंट्रेशन ऑफ B RT पावर लग जाएगा B, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ C, इसको बाहर निकाल दें, कंसंट्रेशन ऑफ C, क्योंकि RT यहां पे कॉमन है तो यहां लग जाएगा C, कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B, और यहां लग जाएगा RT का पावर आ जाएगा C, और यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है, A और B भी है, तो C माइनस A प्लस B भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दिस इज डेल्टा NG, आप देख सकते हैं C माइनस A प्लस B जो है ये डेल्टा NG है, दिस इज डेल्टा NG। तो इसका मतलब ये है, और ये जानते हैं आप, ये वाला जानते हैं आप, दिस इज KC। KC is actually concentration of C power C divided by concentration of A power A, concentration of B power B। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अपना KP आ गया ना, that is equal to, इसके बदले में मैं लगा सकता हूँ KC, और RT का पावर लग जाएगा डेल्टा NG। ये वाली इक्वेशन हमारी रिलेशन होती है
है ना। तो Kp इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng, है ना। आप इसको चाहो छोटी सी इक्वेशन से भी आप डिराइव कर सकते हैं, जैसे A मोल्स ऑफ A से कर लो आप B मोल्स ऑफ B का, ठीक है ना। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर B लग जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B पावर B लग जाएगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B RT पावर B डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A RT पावर A, तो B माइनस A विल बी डेल्टा Ng, ठीक है ना। तो ओवरऑल बात ये है, कहने की बात ये है कि ओवरऑल अपने पास जो इक्वेशन अब तक आ गई वो ऐसी आ गई कि Kp बराबर किसके बराबर, Kp इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng, है ना। इसी इक्वेशन को हम लेके आगे कुछ केसेस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ Kp इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng इज द डिफरेंस बिटवीन द मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, है ना। तो मैं इसमें कुछ केसेस बात कर रहा हूं। जैसे पहली बात यह है कि अगर RT, पहले में हम बात करेंगे कि अगर डेल्टा Ng 0 से ज्यादा हुआ, डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0, और इसमें हम दो केसेस डिस्कस करने वाले हैं। डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है और RT ग्रेटर देन 1 है, और डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है और RT लेस देन 1 है ना। अब सोचो डेल्टा Ng पॉजिटिव, डेल्टा Ng पॉजिटिव और RT 1 से ज्यादा, खुद आप सोचिए अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है और RT 1 से ज्यादा है, ये भी पॉजिटिव और ये वाला तो है ही ग्रेटर देन 1, तो आप सोचिए इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा और 1 से ज्यादा आएगा। फिर से सुनना, अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है और RT ग्रेटर देन 1 है, RT का वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये जो Kp आ जाएगा वो तो Kc से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्योंकि Kc का एक पॉजिटिव वैल्यू और जो ग्रेटर देन 1 वाला वैल्यू हो जाएगा मल्टीपल, लाइक इट विल बी समथिंग लाइक 1.2 1.5 1.7 टाइप, तो Kp विल बी ग्रेटर देन Kc। और अगर RT लेस देन 1 हुआ, 1 से कम हुआ, मान लीजिए ये समथिंग पॉइंट्स में आ गया, कुछ पॉइंट्स में आ गया, पावर लग जाएगा डेल्टा Ng जो कि पॉजिटिव है, तब जाके Kp जो है वो Kc से वैल्यू कम ही आएगा, है ना। सिमिलरली अगर दूसरा केस इसमें देखा जाए, दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे यहां, अगर डेल्टा Ng लेस देन 0 हुआ, अगर डेल्टा Ng लेस देन हुआ और इसमें भी दो वैल्यूज, जैसे RT इसमें ग्रेटर देन 1 आया और RT इसमें लेस देन 1 आया, तो आप सोचिए क्या होगा। RT ग्रेटर देन 1 आ रहा है और डेल्टा Ng लेस देन, देखिए ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है और लेस देन 0 आ रहा है, मतलब ना ये लेस देन, डेल्टा Ng का वैल्यू जो है माइनस में आ रहा है, मान लीजिए -2, तो वो तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि Kp Kc से कम हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा फिर, क्योंकि RT का वैल्यू आपका पॉजिटिव तो आ रहा है लेकिन यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रहा है जो कि डिवाइड होगा। इसका मतलब Kp इक्वल टू Kc डिवाइड बाय समथिंग होगा, इसका मतलब Kp विल बी लेस देन Kc, और यहाँ से तो पता ही है कि Kp ग्रेटर देन होगा किससे, Kc से। अब ओवरऑल मोस्टली जो है ना, मोस्टली हमारे पास जो केसेस होते हैं, मोस्टली जो RT का वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 ही होता है। नॉर्मली अगर मैं इवन कि अगर मैं RT का वैल्यू 1 भी ले लूं तो टेम्परेचर का वैल्यू बन जाएगा 1 डिवाइड बाय R, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.0821, जो कि तकरीबन 12 केल्विन के बराबर होता है। इसका मतलब RT अगर 1 से ज्यादा भी ना भी हो, RT 1 के बराबर ही हो, तो इसका मतलब टेम्परेचर तब भी पॉजिटिव ही आता है, 12 केल्विन के बराबर आता है। और जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे ना बच्चे, वो दिए जाएंगे नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, जो कि 12 केल्विन से बहुत ज्यादा हाई है। इसका मतलब आपको ओवरऑल जो बात करनी है वो बात आपको दिमाग में रखनी है ये वाले केस के बारे में, कौन सा, RT ग्रेटर देन 1, आपसे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। RT, शाबाश, RT ग्रेटर देन 1 से, RT ग्रेटर देन 1, RT ग्रेटर देन 1, ये दो केसेस आप दिमाग में रखेंगे जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा क्वेश्चंस में मोस्टली रूम टेम्परेचर पे, जो कि आपको पता है 298 केल्विन होने वाला है, खाली 12 केल्विन पे आपका RT 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका टेम्परेचर 298 से बहुत ज्यादा, ये ना 12 केल्विन से बहुत ज्यादा है, तो RT का वैल्यू तो बहुत ज्यादा बन जाएगा। इसका मतलब RT का वैल्यू 1 से ज्यादा बनेगा। RT का वैल्यू 1 से ज्यादा दो केसेस में आएगा। पहला वाला केस डेल्टा Ng, अब आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि डेल्टा Ng का वैल्यू क्या है। डेल्टा Ng अगर 0 से ज्यादा है और RT का वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 से ज्यादा ही होता है, तो Kp Kc से ज्यादा, अदरवाइज Kp Kc से कम। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में RT का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ही 1 ही होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब पहले कुछ बातें करते हैं इसके बारे में। देखिए इसके बाद बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, बच्चों को जो दिक्कतें आती है एग्जाम में, वो आता है यूनिट्स का, यूनिट्स अप्लाई करना नहीं आता। देखिए अगर मान लीजिए प्रेशर, अगर यूनिट दिया है एटमॉस्फेयर, अगर यूनिट दिया है एटमॉस्फेयर, प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर दिया है,
उस वक्त जो कंसंट्रेशन का यूनिट आएगा दैट इज मोल्स पर लीटर। उस वक्त आपको मोल्स पर लीटर यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो आपका आर का वैल्यू आएगा, आर के बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, जैसे 3 तो बड़े फेमस है, यहां हम 2 ज्यादा फेमस के बारे में बात करने वाले हैं। आर इज इक्वल टू 0.0821। कब? जब लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन हो, ऐसी वाली कंडीशन हो, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। मोल कंसेप्ट में बहुत ज्यादा इसके बारे में बातें की हुई है हमने। तो कंसंट्रेशन का वैल्यू मोल्स पर लीटर में हो और प्रेशर, कंसंट्रेशन का वैल्यू मोल्स पर लीटर में हो और प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो, तो तब हम बिना सोचे समझे आर का वैल्यू 0.0821 लीटर, देखिए ये लीटर आ गया जो किसके साथ मैच करेगा, और एटमॉस्फेयर भी आ गया, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर प्रेशर का वैल्यू अगर मान लीजिए पास्कल आ गया, पास्कल आ गया, तब जाके इसका जो यूनिट आएगा मोल पर मीटर क्यूब आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आर का वैल्यू जो है दैट इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में 25/3 भी लिखते हैं, जूल्स पर मोल पर केल्विन। बिकॉज यू नो कि हम पास्कल को फिर आगे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल कंसेप्ट में हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें की हुई है ऑलरेडी, तो आप वहां से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बस ख्याल इन चीजों का रखना है कि प्रेशर का कंडीशन क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या है। एटमॉस्फेयर है तो कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होगा, और आर का वैल्यू इस तरह से पुट किया जाएगा। प्रेशर का यूनिट पास्कल है, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर मीटर क्यूब हो जाएगा, और आर का वैल्यू इस तरह से बदल जाएगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जो कि 25/3 के बराबर भी होता है। ठीक है ना। हाँ, अब सबसे अच्छा वाला पार्ट चैप्टर का, सबसे बेहतरीन वाला चैप्टर का जो पार्ट है ना, वो ये है कि एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन क्या है, आइए समझते हैं। पहला एप्लीकेशन है टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कितना आगे जाएगा, 10%, 20%, 80%। ओवरऑल तो क्वेश्चन इस चैप्टर का मकसद ही यही है, टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, है ना, जो कि मैंने कल वाले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिबिलिटी बताने के बाद जो आता है केमिकल इक्विलिब्रियम ही हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ बातें बताता है। तो टू प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितना आगे कंप्लीट होगा, ये हमें बताता है कौन सा, शाबाश, दैट इज के इक्विलिब्रियम। चलिए देखते हैं। अगर सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, आपके पास एक रिएक्शन है, वी हैव अ रिएक्शन A कन्वर्ट्स टू B, प्रोवाइडेड कि A बीकर में मैंने A डाला हुआ है, यही एक B में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए K इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, K इक्विलिब्रियम इज गिवन एज 100 मान लीजिए, और वी कैन से थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ाते हैं, 1000 लिखते हैं। ठीक है ना। इसका क्या मतलब होगा, K इक्विलिब्रियम का वैल्यू 1000 का मतलब ये है, जो कि मैंने इससे पहले बताया, K इक्विलिब्रियम हमें जस्ट आइडिया देता है व्हेन रिएक्शन रीचेस एट इक्विलिब्रियम, it tells us about the ratio of concentration of products by concentration of reactants। तो we can say कि जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है, इस डेटा के अकॉर्डिंग B की कंसंट्रेशन बाय A की कंसंट्रेशन बराबर 10³ के, ये जो 10³ है ना, ये आपको हमेशा इक्वेशन में क्या गिवन होगा, ये आपको एग्जामिनर वही से दे देता है, गिवन, दिस विल बी गिवन। तो इसी गिवन डेटा को मैं यूज कर रहा हूं, B की कंसंट्रेशन बाय A की कंसंट्रेशन इक्वल 10³। इसका मतलब क्या है समझते हैं। इसका मतलब यह है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई है, उस वक्त जब हमने रेशियो, अगर हम रेशियो उस वक्त प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का रेशियो, कंसंट्रेशन का रेशियो चेक करें, दैट विल कम आउट टू बी 10³। इसको मैं ऐसे पुट करूंगा कि अगर आपने बीकर में आपने मान लीजिए 1000 और ये 1000 दिया है, 1001 मोल आपने डाल दिए हैं, जो कि बी का पहले इनिशियल स्टेज में कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो इसका जब 1 मोल बचेगा तब जाके इसका 1000 मोल बना होगा। आई कैन पुट इट एज दिस वे कि ए के आपने मोल्स 1001 दिए थे, जबकि बी का कोई मोल इनिशियल स्टेज में नहीं था, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। अब जब कुछ टाइम हुआ, टाइम क्या हुआ, मान लीजिए ये t इक्वल टू 0 सेकंड पे बात हो रही है, और ये t इक्वल टू इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम टाइम आ गया उस वक्त ए का 1 मोल बचा होगा, बी के 1000 मोल बने होंगे, क्योंकि तभी तो बी का जब 1000 होगा ना बच्चे, बी का 1000 और ए का 1 मोल जब बचेगा, दैट विल कम आउट टू बी एक्चुअली 10³ दैट इज 1000। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन हमें ये बताएगा कि अगर आपने बीकर के अंदर 1001 मोल पहले से डाल दिए थे, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये बताएगा हमें कि के इक्विलिब्रियम के डेटा के अकॉर्डिंग हमें बताएगा कि ये रिएक्शन कितना आगे चला है, तकरीबन ये आगे चला है, दिस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। क्यों ऑलमोस्ट, तकरीबन क्यों कंप्लीट हुई है, मतलब अगर इस रिएक्शन का थोड़ा मैं ग्राफिकल व्यू देखूं, तो अगर मैं इस एक्सीस पे मैं कंसंट्रेशन एक्सीस लगा दूं और यहां मैं लगा दूं 1001 मोल, है ना,
इनिशियली, और बी का कंसंट्रेशन पहले तो 0 था, ए की कंसंट्रेशन इनिशियली क्या था 1001 मोल। ये गिरने लगेगा जब इक्विलिब्रियम आएगा ना बच्चे, जब इक्विलिब्रियम आएगा उस वक्त ए की कंसंट्रेशन तो कम कम हुई होगी, बी की कंसंट्रेशन बढ़ गई होगी, बी की कंसंट्रेशन तकरीबन बराबर हुई है, मतलब बी का मोल्स, बी की कंसंट्रेशन जो हुई है वो बन गया होगा कितना 1000 मोल, कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मोल्स, मोल्स भी बने होंगे, तो यहां पे ए का सिर्फ 1 मोल बचा होगा। मतलब ये है कि रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हुई है तब जाके इक्विलिब्रियम आ गया, तब तक रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि हायर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम, हायर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम गिव्स या इंडिकेट्स, अच्छा ये हायर वैल्यू कितना है, और तकरीबन 10 पावर 3 और इससे ज्यादा है ना, 10 पावर 3 से ज्यादा ही। हायर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम इंडिकेट्स हायर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, आप ये लाइन लिखेंगे, हायर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम इंडिकेट्स हायर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। जितना के इक्विलिब्रियम का वैल्यू हायर होगा उतना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हायर होगा। इसका मतलब ये है कि बी की कंसंट्रेशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम ही हमें बताता है, के इक्विलिब्रियम ही हमें बताता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब जब के इक्विलिब्रियम हायर होगा, इसका तो मतलब ये एक ही है कि या तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बड़ी होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम बची होगी। इसका मतलब ये रिएक्शन तकरीबन बहुत ज्यादा आगे हुई है, तब जाके के इक्विलिब्रियम है ना का वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं एंड वी कैन से लोअर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम इंडिकेट्स लोअर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, लोअर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 रिएक्शन दी हुई है, इफ यू हैव बीन गिवन 2 रिएक्शंस, मान लीजिए ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और सी कन्वर्ट हो रहा है डी में, आपको इसका के दिया है 10 पावर 3 और इसका के दिया है 10 पावर 5, तो बोला जाएगा कि बताइए रिएक्शन में प्रोडक्ट, किस रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा बना है। तो वैसी बात है, हायर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हायर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम विल टेल अस अबाउट हायर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे डी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, सी की कंसंट्रेशन बहुत कम बची होगी, यहाँ पे भी बी अच्छा खासा, दोनों रिएक्शन तकरीबन एंड पे पहुंच गई, बट सबसे ज्यादा रिएक्शन आगे दूसरी वाली रिएक्शन चली है, ठीक है ना। तो ये हमें बताएगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, के इक्विलिब्रियम से हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता चल रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, टू प्रेडिक्ट द नेट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में, रिएक्शन आगे जाएगी पीछे आएगी, ये आइडिया भी हमें कौन देगा, ये आइडिया भी हमें देगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे देगा, मान लीजिए अपने पास एक बीकर है, सपोज मैंने आप लोगों से, चलिए मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि बताइए, एक स्टूडेंट ने बताया सर इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसको असल में रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का रेशियो पता चला है। इसका मतलब तभी तो बोल रहा है ये रिएक्टेंट्स, ये जो है सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया। एट इक्विलिब्रियम, देखिए बच्चे, अगर मैं इक्विलिब्रियम आने से पहले की बात करूं, सपोज एक रिएक्शन है अपने पास, ए कन्वर्ट्स टू बी, ठीक है ना, ए कन्वर्ट्स टू बी, इसमें ए बी है और बी भी है, ए कन्वर्ट, क्योंकि ए कन्वर्ट होने लगा है किसमें, बी में। और किसी बच्चे ने बोला इक्विलिब्रियम आ गया, लेकिन इक्विलिब्रियम आने के पहले कंडीशन तो डिफरेंट है। कंडीशन इक्विलिब्रियम, कंडीशन 3 हो सकती है पॉसिबल, या तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, या सिस्टम इक्विलिब्रियम से पहले वाली कंडीशन में होगा और इक्विलिब्रियम की तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा, चलने की कोशिश करेगा, फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा, या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से ज्यादा भी है तब वापस आने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल बात यह है, 3 कंडीशंस अपने पास हो सकती है। पहली कंडीशन यह हो सकती है कि अगर मैंने, सुनिए बच्चे, अगर मैंने बी की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ए की कंसंट्रेशन पता कर दी, बट एट, शाबाश, किस कंडीशन पे कर रहा हूं मैं, अदर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझिए इस बात को, अदर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर मैं बात कर रहा हूं रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय ए रिएक्टेंट, इसकी रेशियो की बात करूं, बट उस स्टेज पे करूं जिस स्टेज पे अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, इस रेशियो को बच्चे डिनोट करते हैं Q से, एंड दिस Q इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट। दिस Q इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट इज एक्चुअली, it is also the ratio of concentration of products
by concentration of reactants, each concentration term raised to power equal to their stoichiometric quotient, but other than equilibrium condition. मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन के बगैर जब भी आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का, दैट विल टेल अस अबाउट रिएक्शन कोशेंट. बस वो रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फर्क ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हम रेशियो जो पता करते हैं वो इक्विलिब्रियम पे करते हैं, और अदर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब भी हम रेशियो कंसंट्रेशन का पता करें, दैट विल गिव अस रिएक्शन कोशेंट. मतलब ये है कि आप रिएक्शन से इक्विलिब्रियम आने से पहले रेशियो पता कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम आने के बाद पता कर रहे हैं. रेशियो तो कुछ ना कुछ होगा कंसंट्रेशन का, बट आप अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन के बगैर कहीं पे कंडीशन ये चेक कर रहे हैं, रेशियो चेक कर रहे हैं, दैट विल गिव यू रिएक्शन कोशेंट. वो के इक्विलिब्रियम बराबर नहीं होगा. हाँ, एवरी रिएक्शन ट्राइज टू अचीव इक्विलिब्रियम. हर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहेगा. कम है तो आगे जाना चाहेगा, इक्विलिब्रियम को क्रॉस किया हुआ है तो पीछे आना चाहेगा. इसका मतलब ये है कि अगर इफ, सुनिए बच्चे, इफ क्यू, अब ये क्यू क्या है? रिएक्शन कोशेंट है, ये कंसंट्रेशन का रेशियो है अदर देन इक्विलिब्रियम. अगर ये क्यू के इक्विलिब्रियम से कम हुआ, मतलब क्या है? इफ Q इज लेस देन, ये पहली कंडीशन में लिख रहा हूं, इफ Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम मींस कंसंट्रेशन ऑफ B बाय A, कंसंट्रेशन ऑफ B बाय A अदर देन इक्विलिब्रियम. मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं आपको समझाने के वास्ते, इज लेस देन किससे? कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A. किस पे? एट इक्विलिब्रियम. अब सोचिए आप रेशियो चेक कर रहे हैं, वो कम है. किससे रेशियो कम है? उससे कि जो इक्विलिब्रियम पे रेशियो आ सकता था. अब रिएक्शन क्या करेगा? रिएक्शन चाहेगा कि मुझे इक्विलिब्रियम अचीव हो. एवरी रिएक्शन टेंड्स टू गो टू इक्विलिब्रियम, क्योंकि हर एक रिएक्शन का एंड इक्विलिब्रियम पे ही होता है ना. इसका मतलब ये है कि रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन जाना चाहेगा, किसकी वजह से? कहां जाएगा? रिएक्शन विल गो इन, शाबाश, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन आगे जाना चाहेगा. क्यों आगे जाएगा? उससे क्या फायदा मिलेगा इसको फायदा ये मिलेगा कि ये आगे जाके इस बी की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा. बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली ए की कंसंट्रेशन कम होगी. इसका मतलब ये पूरे का पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा. इसका मतलब ये क्यू का भी वैल्यू बढ़ जाएगा, और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि किसके बराबर ना आ जाए? के इक्विलिब्रियम के बराबर ना आ जाए. मतलब ये रिएक्शन आगे जाने की कोशिश करेगा. इसका मतलब ये है कि अगर दूसरा केस बने तो कैसा बन सकता है मेरे भाई? केस ऐसा बनेगा, इफ क्यू इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम. इसका मतलब ये है मींस कि जो बी की कंसंट्रेशन बाय ए की कंसंट्रेशन है ना, तो अदर देन इक्विलिब्रियम वो बराबर है किस पे? शाबाश, वो कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए किस पे? एट इक्विलिब्रियम पे होगा. तो बताइए क्या नेट डायरेक्शन होगी? नहीं, कोई भी नेट डायरेक्शन. अरे रिएक्शन नो नेट डायरेक्शन, मतलब रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रुका है तो रुकने देते हैं इसको. तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है बच्चे? तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इफ Q हो सकता है के इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगा. इसका मतलब रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. मतलब क्या है इसका? रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. इसका मतलब ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है असल में. इसका मतलब ये है रिएक्शन वापस जाना चाहेगा. ए तो कुछ बना होगा, लेकिन अभी भी बी की कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी, और ये बी वापस से जाना चाहेगा ए की तरफ. मतलब ये बी वापस जाना चाहेगा. ए भी होगा, बी भी होगा, लेकिन बी की कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये हमें आइडिया कौन दे रहा है? क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पे ये बता रहे हैं आप क्यू ग्रेटर देन है के इक्विलिब्रियम से, इसका मतलब बी की कंसंट्रेशन बाय ए की कंसंट्रेशन अदर देन इक्विलिब्रियम इससे ज्यादा है जो इक्विलिब्रियम से पे होनी चाहिए थी. इसलिए ये वो नहीं करेगा, ये वापस आने की कोशिश करेगा. रिएक्शन में मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये वापस से इस कंडीशन में आना चाहेगा. मुझे चाहिए बी की कंसंट्रेशन बाय ए की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. ये पसंदीदा इक्वेशन है सबकी, है ना. ये पसंदीदा सबसे स्टेट है. इसका मतलब ये है कि नेट डायरेक्शन की, रिएक्शन की नेट डायरेक्शन क्या होगी, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमें इस क्यू का इस के इक्विलिब्रियम से रिलेट करना पड़ेगा. देखना पड़ेगा कि अगर क्यू के इक्विलिब्रियम से कम है तो रिएक्शन आगे जाना चाहेगी और बढ़ाने की कोशिश करेगा क्यू का वैल्यू. अगर क्यू इक्विलिब्रियम के अगर क्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर है तो रिएक्शन रुकेगी और कोई भी नेट डायरेक्शन नहीं होगा. लेकिन अगर क्यू के इक्विलिब्रियम से ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन वापस आने की कोशिश करेगा. इसने असल में इक्विलिब्रियम स्टेट को क्रॉस करके ही आगे चला गया है. ठीक है ना. और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. दो चीजें हमने देखी है. पहला टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, सेकंड टू प्रेडिक्ट द नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. दोनों चीजें हमने डिस्कस की है. थर्ड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. मतलब अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया है उस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होगा. मान लेते हैं हमने कोई इक्वेशन ले ली, a + 2b कन्वर्ट्स टू c.
हमने कोई ऐसा इक्वेशन ले लिया है ना, तो एट टी इक्वल टू 0, बताइए बच्चे एट टी इक्वल टू 0 सेकंड पे, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, मान लेते हैं इसका ए मोल इसका बी मोल, तो इसका तो कोई मोल प्रेजेंट नहीं होगा बिकॉज अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो ए का कुछ मोल प्रेजेंट होगा, बी के बी मोल्स प्रेजेंट है और सी का कोई भी मोल अभी बना नहीं है ना, ये इनिशियल स्टेट की बात है। लेकिन एट इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम आ गया, आप तो जानते हैं कि ए में से कुछ पार्ट तो घट गया होगा, मान लीजिए ए में से एक्स घट रहा है, अब बी में से भी एक्स घट रहा होगा, बी में से 2x घटेगा, b माइनस 2x। ये मैंने मोल कंसेप्ट के लास्ट में शायद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में भी बात की थी कि अगर हर एक मोल के रिएक्ट करने पे ए के हर एक मोल के रिएक्ट करने पे बी के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ए के x मोल रिएक्ट करने पे बी के 2x मोल रिएक्ट करेंगे और सी का 1 मोल बनेगा, मतलब x पे x मोल बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ए का 1 मोल जब रिएक्ट कर रहा है उस वक्त बी के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ए का जब x करेगा बी के 2x करेंगे और सी का 1 मोल बनेगा ए के 1 मोल से, तो ए के x मोल रिएक्ट करने पे सी का भी x मोल रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसके लिए आपको बच्चे जो गिवन होगा पैरामीटर, एक तो केसी दिया होगा, केसी मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं, केसी भी दिया होता है एंड वॉल्यूम भी दिया होता है, मतलब यू विल बी आस्क्ड कि सपोज दिस रिएक्शन is given at this reaction with Kc equal to मान लीजिए 100 with a volume is given in a 10 liter flask, एक रिएक्शन रिएक्ट करता है, H2 and Cl2 reacts at 10 liter within a 10 liter flask, है ना, तो 10 लीटर फ्लास्क 20 लीटर फ्लास्क में दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, Kc का वैल्यू आपको दिया जाएगा, है ना। तो आप मुझे बताइए कि इसमें मैं Kc को कैसे फाइंड आउट कर दूं। Kc विल बी इक्वल टू, देखिए ये x क्या है, x इज एक्चुअली मोल्स, ये तो मोल्स है ना, मैं मोल्स को अगर मैं इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर दूं, इफ वी कन्वर्ट मोल्स इनटू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज एक्चुअली मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सिमिलरली यहां मोल्स कितने हैं, b माइनस 2x मोल्स है, a माइनस x मोल्स है, इनको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कंसंट्रेशन में, तो मैं मोल्स को डिवाइड कर रहा हूं, कौन सा, वॉल्यूम करूंगा डिवाइड, तो Kc विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस x बाय v, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x is actually moles, v is what, volume, तो moles divided by volume क्या होगा, that will give us concentration, किसका, x क्या है, moles किसके हैं, c के, volume भी किसका है, बीकर का volume है, तो that will give me moles divided by volume, that is concentration, divide क्या होगा, शाबाश, divide होगा a के moles, that is a minus x by v, b के moles b minus 2x by v, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर 2 लग जाएगा ना यहाँ, शाबाश, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वी कैन राइट इट एज दिस x डिवाइड बाय, देखिए वॉल्यूम यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको मैं कॉमन ले सकता हूं, तो यहाँ a माइनस एक्स बी माइनस 2x होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए वॉल्यूम डिवाइड में यहाँ भी और यहाँ भी, तो मैं 1/v कर सकता हूँ, पावर लगा सकता हूँ, कितना, ऊपर पावर 1 है, नीचे यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, तो यहाँ नीचे पावर लग जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2, देख लीजिए ये 1 माइनस 1 क्यों लिखा मैंने, ऊपर पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है और यहां 2 है पावर, तो 1 ये ऊपर चला जाएगा -1, ये ऊपर चला जाएगा -2, दिस इज एक्चुअली जिसको आप कहते हैं डेल्टा एनजी, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि 1 माइनस 1 माइनस 2 करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू -2, देखिए -2 किसके बराबर, अगर मैं यहां से डायरेक्टली डेल्टा एनजी फाइंड आउट करता, डेल्टा एनजी प्रोडक्ट के मोल्स दैट इज 1 माइनस रिएक्टेंट के मोल्स 2 प्लस 1 दैट इज 3, 1 माइनस 3 दैट इज -2, ठीक है ना। इसका मतलब ये है Kc किसके बराबर, Kc बराबर है x डिवाइड बाय a माइनस x b माइनस 2x इंटू 1 डिवाइड बाय v पावर डेल्टा एनजी, ये इक्वेशन बन जाएगी किसकी, Kc की इक्वेशन, Kc की इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, ठीक है ना, Kc की इक्वेशन। अब अगर मुझे Kp की इक्वेशन बतानी होगी, अगर मुझे Kp की इक्वेशन बतानी होगी तो Kp की इक्वेशन कैसे करें हम, Kp की इक्वेशन, इफ Kc इज नॉट गिवन, मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ Kp इज गिवन, अगर बच्चे Kp दिया है इन स्पाइट ऑफ व्हाट, Kc दिया है, तब इसको देना पड़ेगा, देन उसको देना पड़ेगा जरूरी P टोटल विल बी गिवन, तब डेफिनेटली इसके पास कोई चांस नहीं है P टोटल, हाँ और भी कुछ तरीके हैं, लेकिन कम से कम ये सिचुएशन होनी चाहिए जरूरी क्वेश्चन में, जैसे अगर वो Kp देगा, आप खुद सोचिए, क्योंकि P टोटल से मुझे क्या पता चलेगा, रिएक्शन अपने पास ऐसी थी, कौन सी रिएक्शन थी, एक सेकंड, a प्लस 2b गिव्स c, रिएक्शन अपने पास है a प्लस 2b गिव्स c, देखिए अगर मैं आपको ही बता दूं कि Kp की इक्वेशन बताइए, आप बताएंगे सर पार्शियल प्रेशर ऑफ c,
डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर, है ना। क्योंकि Kp इसका मतलब ये प्रेशर में लिया गया है, ये गैसियस स्पीशीज होंगे, उसका मतलब पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना होगा। P टोटल दिया जाएगा, P टोटल से ही हम पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B और पार्शियल प्रेशर ऑफ C कर सकते हैं। जैसे PA बराबर किसके होगा, PV इक्वल टू nRT। इसके लिए आपको फिर चाहिए, एक तो चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, एक तो चाहिए वॉल्यूम और आपको टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब जैसे अगर मैं लिखूंगा PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A दैट विल बी इक्वल टू N/V नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय वॉल्यूम इनटू R इनटू टेम्परेचर भी पता होना चाहिए। इसके बाद मतलब ये पैरामीटर्स आपको रिक्वायर हैं, these parameters are required to calculate partial pressure। आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ A भी पता चलेगा, B भी पता चलेगा, C भी पता चलेगा। इसके बाद आप यहाँ PC डिवाइड बाय PA PB स्क्वायर लगा देंगे तो आपको Kp का वैल्यू पता चलेगा। और इन्हीं के अंदर आपको या दूसरी और एक बात है ना, और एक चांस भी है, ये तो है ही, वैसे ये तो है ही, दिस इज वन ऑफ द चांसेस, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर कुछ भी बोल सकता है। Kp अगर गिवन है तो P टोटल इसको देना ही पड़ेगा। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि Kp अगर इसने P टोटल दे दिया, फिर एक काम करना पड़ेगा हमें, हम पार्शियल प्रेशर को डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर थ्योरी से भी कर सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन में 12th वाले सॉल्यूशन पार्ट में हमारा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, तो वो हमें बताता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू x मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू P टोटल। आपने पढ़ा होगा, है ना, वैसे 12th वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, जो नीट के लिए देख रहे होंगे या जेईई के लिए लेक्चर देख रहे होंगे, उन्होंने तो अच्छे खासे से पढ़ा होगा। वहां पे हम कोरिलेट करते हैं रॉड्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स की। एज पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ क्या बताता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो वैसे आप सब जानते हैं, इनटू P टोटल। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं PA PB और PC पे बात करूं, मान लीजिए मैंने PC लिखा क्योंकि मुझे इक्वेशन में पहले PC चाहिए। अब इक्वेशन में आप मुझे बताइए PC किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C इनटू P टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ C इनटू P टोटल। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल कंसेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने पढ़ाया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू मोल्स गिवन मोल्स, इसके मोल्स जिस कंपोनेंट के हम मोल चेक कर रहे हैं डिवाइड बाय टोटल मोल्स। जिस कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन पता कर रहे हैं उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। आप अभी पता किसका कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन C का। तो आप बताइए ये PC को मैं कैसे लिख सकता हूं, फिर PC को मैं लिखूंगा ऐसे, C के मोल्स, देखिए C के मोल्स कितने हैं, x डिवाइड बाय A के मोल्स, टोटल मोल्स कितने हैं, A माइनस एक्स, B माइनस 2x और x, मतलब टोटल मोल्स अगर मैं यहाँ n टोटल कर दूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर दूं, कितने बराबर होंगे। देखिए A के मोल्स है A माइनस एक्स, B के मोल्स कितने हैं B माइनस 2x, ये मुझे अभी जरूरत पड़ेगा, और C के मोल्स क्या है x है, तो आप C के मोल्स है x, है ना, तो ये x और x चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा A प्लस B माइनस 2x। दिस A प्लस B माइनस 2x इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स वी हैव फॉर A, B एंड C कंबाइंड, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, देखिए PC पार्शियल प्रेशर ऑफ C में कैसे कैलकुलेट कर दूं, दिस इज XC, व्हाट इज XC, XC इज मोल फ्रैक्शन ऑफ C, दैट इज मोल्स ऑफ C divided by total moles, that is what is called as mole fraction into क्या लग जाएगा, into लग जाएगा अपना इक्वेशन का कौन सा P टोटल। मोल्स ऑफ C कितना था, मोल्स ऑफ C अभी देखा हमने x था, divided by टोटल मोल्स कितने आ गए थे A प्लस B माइनस 2x, ऐसा था, ऐसा ही था ना, A प्लस B माइनस 2x, बिल्कुल सही है, into और into क्या लग जाएगा, into लग जाएगा P टोटल, ठीक है ना। तो ये आपका वैल्यू किसका आया, दिस इज द वैल्यू फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ, दिस इज PC का वैल्यू ऐसा आया। अब सिमिलरली मैं आराम से यहां से PA कर सकता हूं, PA करके देखो, PA मोल्स ऑफ A कितना था, देखिए मोल्स ऑफ A कितना था, A के मोल्स थे A माइनस एक्स, तो मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ A दैट इज A माइनस एक्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स A प्लस B माइनस 2x इनटू लग जाएगा P टोटल। सिमिलरली मैं PB कर दूं, मोल्स ऑफ B दैट इज B माइनस 2x आया था डिवाइड बाय A प्लस B माइनस 2x इनटू लग जाएगा P टोटल, ठीक है ना। अब मैं इनको आराम से पुट कर सकता हूं इक्वेशन में, देयरफॉर आई कैन राइट इट एज दिस वे। देखिए बच्चे Kp किसके बराबर, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ C डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू PC किसके बराबर, C के मोल्स कितना आया था x डिवाइड बाय
ए प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टोटल डिवाइड बाई, ठीक है ना, ये वाला हटा रहा हूं मैं यहां से, डिवाइड बाई ए के मोल्स, दैट इज कितना आया था वो, ए के मोल्स कितने आए थे, ए के मोल्स आए थे ए माइनस एक्स डिवाइड बाई, दिस विल बी ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टोटल तो मल्टीपल में है ही, इंटू बी माइनस 2x डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस 2x इंटू पी टी होल स्क्वायर। स्क्वायर का ख्याल बहुत रखेंगे आप, क्योंकि बी मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे यही भूल जाते हैं फाइनली, है ना, तो स्क्वायर लग जाएगा यहाँ, क्योंकि पार्शियल प्रेशर बी स्क्वायर है, पी बी स्क्वायर है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका पावर है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये वाली टर्म आप देख पा रहे हैं कांस्टेंट है, तीनों में है, ए प्लस बी माइनस 2x, ए प्लस बी माइनस 2x और ए प्लस बी माइनस 2x। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज, और पीटी भी है ना, देखिए पीटी भी है यहाँ भी और पीटी भी यहाँ और यहाँ भी पीटी, टोटल प्रेशर, तो मैं लिख सकता हूँ इसको x, इन दोनों को मैं चीजों को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये x बचेगा, डिवाइड में आ जाएगा a माइनस एक्स, ओके, b माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू पीटी तो बाहर आ गया, डिवाइड में पीटी के क्या है, a प्लस बी माइनस 2x, है ना बच्चे, तो इसका लग जाएगा पावर, देखिए ऊपर पीटी का पावर 1, यहाँ नीचे पीटी का पावर -1 और यहाँ नीचे पीटी का पावर -2, तो ये तो वही बात हुई ना डेल्टा एनजी वाली बात। इसका मतलब ये है कि मैं फाइनली केपी को कैसे लिख सकता हूँ, केपी को मैं लिख सकता हूँ x डिवाइड बाई a माइनस एक्स b माइनस 2x इंटू पी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन जो होता है a प्लस बी माइनस 2x, इसका मतलब ये है कि टोटल मोल्स लिख दूं मैं याद रखने के लिए, टोटल मोल्स और पावर लग जाएगा डेल्टा एनजी। ये बन गई आपकी इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, जिस पे आप पूरा का पूरा दिमाग लगा के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना, है ना, ठीक। बस इसको हम यहाँ, वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम करें, चलिए वो कल हम डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर में, क्योंकि कल वाले लेक्चर तक आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करके रखेंगे। हमारे पास केसी की एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आ गई, केसी की एक जनरल इक्वेशन आ गई, यहाँ पे केसी में हमने मोल्स देखे, डिवाइड बाई a माइनस एक्स, बी माइनस 2x और 1 बाई वॉल्यूम वाली टर्म आ गई। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होंगी ना जो बड़ी आसान होंगी। आसान क्यों होंगी, इसके लिए क्योंकि कभी कभी रिएक्शंस में ये डेल्टा एनजी 0 भी आ जाता है ना, डेल्टा एनजी 0 आ गया तो ये वाली पूरी टर्म 1 बाई वी पावर 0 वो बन जाएगा 1 और आपका खाली इतना वाला पार्ट बचेगा, इसमें ये वाला थोड़ा क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम आज हम इस लेक्चर को रोक लेते हैं, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।